रूपा का जादुई पैसों का लहंगा। एक गांव में सुशीला अपने पति रमेश और अपनी 5 साल की बेटी रूपा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रूपा का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। और रूपा की माँ सुशीला 8 महीने की गर्भवती थी और उसके पति रमेश अपना घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करते थे। लेकिन इस काम से भी उनका घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। और वहीं रमेश का बड़ा भाई सुरेश और उसकी पत्नी मीना भी उसी गांव में रहा करते थे। लेकिन वो लोग रमेश के परिवार से बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि रमेश एक व्यापारी था और इसी वजह से उन लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज की कमी थी कि मीना कभी भी सुशीला की तरह मां नहीं बन सकती थी, और इसी वजह से वो सुशीला से बहुत जला करती थी। देख रहे हैं आप, यहाँ मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और वहाँ वो सुशीला दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही है। यही तो सोचने वाली बात है मीना, कि अगर इस बार उसको लड़का पैदा हो गया ना, तो मेरा छोटा भाई पूरे गांव में सीना चौड़ा करके घूमेगा और मुझे उसके सामने सर झुका कर चलना पड़ेगा, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना, तो मैं उस सुशीला के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दूंगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने का बस एक यही तरीका है। और ऐसी ही वहाँ रूपा बड़ी ही बेसब्री से अपने छोटे भाई के आने का इंतजार कर रही होती है, और वो भी कभी कभी अपने पिता के काम में उनकी मदद कर दिया करती थी। और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है, और एक दिन रमेश बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया होता है कि तभी उस दिन घर पर सुशीला को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे का बाहर आने का समय तो नहीं हो गया है? लेकिन मैं ऐसे में किससे मदद मांगू? रूपा के पिताजी भी घर पर नहीं हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं पिताजी को अभी बुला कर लाती हूँ। रूपा इतना कहकर जा ही रही होती है कि उतने में वहाँ पर सुरेश और उसकी पत्नी मीना आ जाते हैं, और वो कहते हैं, अरे रूपा बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम यहीं रुको, मैं रमेश को बुला कर लाता हूँ। तब तक मीना, तुम सुशीला को संभालो। इतना कहकर सुरेश मीना को घर पर छोड़कर रमेश को बुलाने बाजार चला गया। अरे भाई रमेश, जल्दी घर चल, तेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भैया, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो है ना? चलिए जल्दी घर चलिए। और इस तरह रमेश अपनी सारी लकड़ियां वहीं पर छोड़कर भागते हुए अपने घर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे सुरेश भी भागने लगता है। लेकिन बाजार से घर जाने के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है, और इसी बात का फायदा उठाकर सुरेश एक बड़ा पत्थर उठाता है और रमेश के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से रमेश अपना वहीं पर दम तोड़ देता है। और सुरेश उसकी लाश उठाकर एक जंगल में बने कुएं में डाल देता है। और ऐसी ही घर पर जब सुशीला जैसे तैसे करके एक बेटे को जन्म देती है, तो ये देखकर मीना का गुस्से से दिमाग घूम गया, और वो मन ही मन कहती है, आखिरकार इसने एक बेटे को जन्म दे ही दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ना तो अब ये रहेगी और ना ही इसका बेटा। लेकिन इससे पहले मुझे इस रूपा की बच्ची को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे रूपा बेटा, तुम क्या बस यहाँ खड़ी खड़ी अपने भाई को देखती रहोगी? उसके लिए दूध लेकर नहीं आओगी? जी, मैं अभी पड़ोस वाले काका से दूध मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर रूपा घर से बाहर चली जाती है, और इसी बात का फायदा उठाकर मीना अपनी देवरानी का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है, और उसके बेटे के मुंह में जहर डालकर उसे एक जंगल के बीचों बीच छोड़ आती है। लेकिन उसे अपने भाई को घर से ले जाता देख रूपा कहती है, ये ताई जी मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही है, और माँ कहाँ है? इतना कहकर रूपा जब अपने घर के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी थी, और ये देखकर रूपा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही?
और इस तरह रूपा जोर जोर से रोने लगती है और मीना ये सोचकर रूपा के भाई को जंगल में छोड़ आती है कि शायद उसे कोई जंगली जानवर खा लेगा। और ऐसे ही रमेश और मीना का प्लान सफल हो जाता है। लेकिन रूपा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसी जंगल में एक मनमोहन नाम का शिकारी शिकार करने आता है। लेकिन जब उसकी नजर उस नवजात बच्चे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे इतने घने जंगल में भला इस नवजात बच्चे को कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं ये बच्चा जिंदा भी है या नहीं। इतना कहकर मनमोहन जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो वो देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। अरे इस बच्चे की सांसें तो चल रही है, इसका मतलब ये बच्चा अभी जिंदा है। इसे मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मनमोहन उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। क्योंकि मनमोहन बहुत ही पैसे वाला था, इसलिए वो बच्चे का अच्छे से इलाज करवाता है, जिसके बाद उस बच्चे की जान बच जाती है और वो मनमोहन को ही अपना पिता मानने लगता है। और उधर बेचारी रूपा अपनी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार करके अपने पिता को पूरे गांव में ढूंढने लगती है। लेकिन रमेश उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अब रमेश भी इस दुनिया में नहीं था। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और रूपा अपना पेट पालने के लिए कम उम्र में ही अपने पिता की तरह बाजार में लकड़ियां बेचना शुरू कर देती है। लेकिन सुरेश और मीना से रूपा की ये खुशी भी नहीं देखी जाती और वो उसे उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे ओ रूपा की बच्ची, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं, इसलिए निकल जाए इस घर से। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से इसे बनाया था। अरे अब तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब इस घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए चल निकल यहाँ से। इतना कहकर सुरेश बड़ी ही बेरहमी से रूपा को घर से बाहर निकाल देता है और रमेश की सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है। और बेचारी रूपा जंगल में जाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मुझे सब पता है माँ और पिताजी कि आप लोगों की जान किसने ली है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन दोनों को सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस तरह रूपा जंगल में ही रहकर बड़ी होने लगती है और वो अपना पेट पालने के लिए जंगल से ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और इससे ही रूपा अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। और या फिर वो जंगल से ही फल तोड़कर अपना पेट भर लिया करती थी। और इसी तरह रूपा अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और वहाँ रूपा का छोटा भाई भी मनमोहन के साथ रहकर बड़ा होने लगता है और मनमोहन उसका नाम विवेक रखता है और विवेक पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वो अपने घर के नौकरों से बदतमीजी से बात करने लगता है। अरे तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे उठते ही मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दिया करो, लेकिन शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। चलो जाओ यहाँ से। और इसी तरह जंगल में रहते रहते रूपा भी अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं और उसके कपड़े लकड़ियां काटते समय जगह जगह से फट जाते हैं। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए कोई नया कपड़ा खरीद सके। काश अगर माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना पड़ता और न ही मुझे ये कटे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। इतना कहकर रूपा लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन बाजार में पहुंचते ही गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इस रूपा के तो नए डिजाइन के कपड़ों को देखकर मजा ही आ जाता है। पता नहीं कहां से लेकर आती है ऐसे नए डिजाइन के कपड़े। अरे इस बेशरम को तो शर्म ही नहीं है, गांव के मर्दों के सामने कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर चल रही है। रूपा गांव वालों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बिना लकड़ियां बेचे वहां से भागकर वापस जंगल में आ जाती है और उसी कुएं के पास खड़ी होकर वो रोते हुए कहती है, क्यों भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मेरी गरीब परिस्थितियों को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं?
कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अरे जिन लोगों ने मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई को मुझसे छीन लिया, उन लोगों को कोई क्यों नहीं सजा देता? क्यों हर कोई मुझ पर उंगली उठाता है? बचपन से लेकर आज तक लोगों के ताने सुनती आई हूँ, लेकिन अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर रूपा जैसे ही उस कुएं में कूदने जा ही रही होती है कि उतने में ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, अगर तू भी लाचार होकर अपनी जान दे देगी तो हमारे अपराधियों को कौन सजा दिलवाएगा जो इस समय आजाद घूम रहे हैं। पिताजी, मुझे सब पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया के ताने को और नहीं सुन सकती हूं। यहाँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं करता। और वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, भला मैं उन लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तू उसकी चिंता मत कर मेरी बच्ची, उसके लिए मैं तुझे ये जादुई पैसों का लहंगा दे रहा हूँ। ये जादुई पैसों का लहंगा तेरी हर तरीके से मदद करेगा और तुझे तेरे छोटे भाई तक भी पहुँचाएगा। क्या मेरा छोटा भाई, क्या वो अभी जिंदा है? हाँ मेरी बच्ची, तेरा छोटा भाई जिंदा है और उस तक तुझे ये जादुई लहंगा ही ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपने ना होकर भी मेरी इतनी मदद की है, मुझे हौसला दिया है। अब देखना मैं आपके कातिलों को कैसे सजा दिलवाती हूँ। इतना कहकर रूपा उस जादुई पैसे के लहंगे को पहनकर उससे कहती है, हे मेरे जादुई पैसों के लहंगे, मुझे मेरे भाई का पता बताओ। रूपा के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है जिसमें रूपा को उसका छोटा भाई दिखाई देता है और ये देखकर रूपा बहुत खुश हो जाती है और वो उस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से अपने छोटे भाई के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। दीदी, मेरी दीदी, आप कहाँ थी? विवेक, मेरा भाई, मैंने तुझे कितना याद किया, लेकिन आज तू मुझे मिल ही गया। इतना कहकर रूपा विवेक को गले लगा लेती है और विवेक को भी अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और विवेक रूपा के साथ जाकर सुरेश और मीना के खिलाफ केस करता है और उन्हें फांसी की सजा दिलवाता है और अपने माता पिता को इंसाफ दिलवाता है और इस तरह जादुई पैसों के लहंगे की मदद से वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बादलों में जादुई 2 केक का घर। सूरजपुर गांव में खुशबू अपनी मां मधुबाला के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मधुबाला के ऊपर ही थी। घर चलाने के लिए मधुबाला ने अपने घर पर ही केक बनाने का काम शुरू कर दिया। मधुबाला को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो शहर जाकर अपना खुद का एक बेकरी खोल उसमें केक बेच सके। वह घर पर ही लोगों के लिए बहुत ही कम दामों में केक बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। खुशबू अभी स्कूल में पढ़ रही थी। खुशबू पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह हर बार अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक मधुबाला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वह केक बना रही थी। यह देखकर खुशबू अपनी माँ से बोली, माँ, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। चलो, अब बहुत हुआ, अब आप घर में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे यह केक आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो भरनी है, तुम तो जानती हो बेटी, ये केक बनाना ही हमारे कमाई का एकमात्र जरिया है। यह कहते हुए मधुबाला जोर जोर से खांसने लगी। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़े बहुत केक बनाने सीखे हैं, अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए।
माँ, अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, साथ में काम भी। मेरी प्यारी माँ, अब आप टेंशन मत लो, आप दवाई खाकर आराम करो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटी, कल सेठानी की बेटी का जन्मदिन है, उन्हें ये केक आज ही बना कर देना है। क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो। समझ लो केक बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। मधुबाला दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। खुशबू बहुत ही लगन से केक बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद खुशबू ने एक बहुत ही सुंदर केक बनाकर तैयार कर दिया। जब शाम को सेठानी अपनी बेटी के लिए केक लेने आई, अरे वाह, कितना सुंदर केक बना है। अरे खुशबू, तुम्हारी माँ के हाथ में तो जैसे जादू है। मैंने इतना सुंदर और डिजाइनर केक तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े बेकरी में ही देखी है। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, ये केक मैंने नहीं बल्कि मेरी प्यारी बेटिया खुशबू ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही सुंदर केक बनाया है, ये लो केक के पैसे। ये बोलकर सेठानी वहाँ से चली गई। लेकिन उसी दिन से खुशबू द्वारा बनाए हुए केक की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग अब खुशबू से ही अपना केक बनवाने लगे। खुशबू अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात तक सुंदर सुंदर केक बनाती। केक बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते, खुशबू उससे अपनी माँ की दवाई लाती। लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन मधुबाला अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ सुंदर सुंदर केक भी बनाती हो और जो भी कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी, अब मुझे लगता है मेरा लास्ट समय आ गया है। माँ, मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी और देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, मेरा अंत समय आ गया है। अब तुम अपना ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर मधुबाला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देखकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगी? माँ, वापस आ जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, उठो माँ। यह कहते हुए खुशबू रो रही थी। लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सका है, वो तो होकर रहता है। माँ के गुजर जाने के बाद खुशबू बिल्कुल अकेली हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद खुशबू ने फिर से अपने आप को संभाला और वो पहले की तरह स्कूल जाने लगी। जब खुशबू स्कूल में पहुंची तो उसे पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर खुशबू सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच ही रही थी, तभी कोकिला नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और उससे बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम कोकिला है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए केक की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत ही सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट केक बनाती हो। शहर में मेरे केक की एक बहुत बड़ी बेकरी है, क्या तुम मेरे लिए केक बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो, तब तक तुम मुझे ट्रायल के लिए 1 हफ्ते में 100 केक तैयार कर दे दो। मैम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए,
मैं आपको इतने अच्छे और स्वादिष्ट केक बनाकर दूंगी कि आपके दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ। 1 हफ्ते बाद पेमेंट के साथ केक लेने आऊंगी। यह सुनकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। मेरा एग्जाम भी 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। खुशबू दिन रात मेहनत करके 100 केक तैयार करती है। खुशबू बहुत ही खुश थी। आज कोकिला मैडम तो मेरे केक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देगी। लेकिन बदकिस्मती से खुशबू जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और उसका सारा केक जलकर राख हो जाता है। जब खुशबू लौटकर वापस आती है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे सारे केक जल गए। अब मैं कोकिला मैडम को क्या जवाब दूंगी? उसी दिन कोकिला खुशबू से अपने दिए ऑर्डर लेने आई। खुशबू ने रोते हुए कोकिला मैडम को सारी बातें बताई, लेकिन कोकिला ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना बनाया है। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे भी केक बना कर दो। अगर तुमने मुझे केक लाकर नहीं दिया, फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस में पैसे भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी के अभी 100 केक बना कर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ। 2 दिन के अंदर सारे केक बन जाने चाहिए। भोली भाली खुशबू कोकिला की बातों से बहुत ही डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे केक बनाकर वो कैसे दे। यही सब सोचते सोचते खुशबू नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो कि सीधा बादलों में जा रही थी। अरे, ये सीढ़ियां कहाँ से आ गई यहाँ पर? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। खुशबू उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, तभी वह बादलों में पहुँच गई। वहाँ उसे 2 केक का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले केक घर में से आवाज आती है, खुशबू, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। खुशबू, तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। खुशबू ने कुछ देर सोचकर कहा, हे जादुई केक के घर, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे अभी जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे जादुई केक के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद खुशबू जैसे ही दूसरे जादुई केक के घर में गई, उसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे केक दिखाई दिए। यह सब देखकर खुशबू हैरानी से बोली, जादुई केक के घर? आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। खुशबू, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई केक के घर की बात को सुनकर खुशबू बहुत ही खुश होती है और जादुई केक के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारे सुंदर सुंदर केक और पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है।
घर आकर खुशबू ने कोकिला को उसके पूरे 100 केक दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर दी और स्कूल की फीस जमा कर परीक्षा में भी बैठ गई। और हर बार की तरह इस बार भी खुशबू ने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। खुशबू ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से खुद का अपना एक बेकरी भी खोला और खुशी खुशी रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है, आसमान में रहने वाली सिंड्रेला परी जब अपने परी लोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर शिवानी अपनी सौतेली माँ रिद्धिमा और बहन तान्या से दुखी होकर घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। शिवानी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। शिवानी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? माँ, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने मेरे पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर का सारा काम काज छोड़ छाड़ कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर दिया है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे गर्म कपड़े निकालकर तालाब पर ले जाकर धो ले। सर्दी का मौसम आ गया है, रखे हुए गर्म कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी वो कम्बल पहले से ही धुले हुए हैं। जितना बोला जाए उतना कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अब चल जा यहाँ से। शिवानी सारे कपड़े लेकर तालाब पर धो रही थी, तभी उसकी नजर लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। वाह, कितना सुंदर लहंगा है, मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। शिवानी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। अगले दिन सिंड्रेला परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर तालाब से पानी भर रहे शिवानी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, तुमने यहाँ आसपास कोई लहंगा देखा है क्या? चूँकि शिवानी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह उसे सब कुछ बता देती है और उस लहंगे को लाकर परी को वापस कर देती है। परी शिवानी की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है और परी अपनी जादुई शक्ति से शिवानी के बारे में सब कुछ जान जाती है। शिवानी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। यह लहंगा इन सब में तुम्हारा बहुत मदद करेगा। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद सिंड्रेला परी। शिवानी खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा, लहंगा, मुझे एक घर दिला दो। शिवानी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। शिवानी खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा, मुझे मेरे कोर्स का बुक दिला दो। शिवानी के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। यह देखकर शिवानी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती थी। शिवानी अब खुशी खुशी अपने आगे की पढ़ाई करने में लग गई थी। शिवानी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन तान्या सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ के पास इतना सब कुछ कहां से आ गया? तान्या घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो
ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा और मैं आज रात को ही पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी शिवानी के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है, क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। यह सोचकर दोनों माँ बेटी शिवानी के कमरे में घुस जाती है। शिवानी सो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। तान्या बेटी, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाना लगा कर आती हूँ। शिवानी का दम घुट रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसे के लालच में इतना गिर जाएगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शिवानी तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो एक नंबर का डायन हो, डायन। इतना बोलकर सिंड्रेला परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शिवानी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो, वे जैसे भी हैं आखिर मेरी माँ और बहन है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। यह सुनकर रिद्धिमा और तान्या को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माँ, मुझसे आप माफी मत मांगिए ना, मुझे आप बस अपनी बेटी के रूप में अपना लीजिए। मुझे तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और प्रिया, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं माफ कर दी। बहन, गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन गलती को वक्त पर सुधारना ही हम सबकी इंसानियत होती है। और माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।